नमस्कार। आइए सुनते हैं रमेश बख्शी की लिखी कहानी एक अमूर्त तकलीफ। पहले तो डॉक्टर मुझे बार बार छींकने के लिए क्षमा करेंगे। बाहर भी बैठा था और आपने बुलाया, उससे पहले मैं बुरी तरह छींक रहा था। वहाँ मेरे आसपास बैठे मरीज यही समझ रहे थे कि मुझे फ्लू या डेंगू किस्म की कोई बीमारी हो गई है, लेकिन ये छींकना मेरे साथ क्रोनिक है। आप यह समझ लीजिए कि कोई 20 बरस से मैं इसी तरह छींक रहा हूँ। ये सच है कि मेरी नाक, जो किसी पकोड़े की शक्ल में उभर आई है, यह इसी शाश्वत नज़ले के कारण। इस जुकाम के इलाज की बात तो बाद में करूँगा, लेकिन पहले ये बताना चाहूँगा कि आप मुझे सीरियसली लें और चाहें तो ऐसा लॉन्ग टर्म उपचार भी सुझा सकते हैं जो अधिक समय तक चले, लेकिन मुझे स्वस्थ कर दें। वैसे अगर आप एकदम मुझसे पूछ लें कि बीमारी क्या है, तो मैं हकलाने लगूंगा। ऐसी कोई मुझे बीमारी नहीं है जिसे मैं नाम दे सकूं या जिसके लक्षण देखकर आप मेडिसिन की किताब में से कोई नाम ढूंढ सके। उफ, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इस छींक ने बड़ा परेशान कर रखा है ना, लेकिन यह तो कोई बीमारी नहीं है। मैं घर से चला तो एस्प्रिन लेकर ही चला था कि आपके सामने बैठें, तब तो कम से कम छींक ना आए। लेकिन छींक पर कोई वश नहीं। किसी तरह छींक को अगर मार जाओ तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो आता है। मैं तो इससे घबराता नहीं और इसे बीमारी भी नहीं मानता। जैसे कल जरा भीग गया था, दिन भर पानी बरसते रहने से बोर हो गया था। घर से निकला तब भी रिमझिम रुकी नहीं, लेकिन बादल खाली होते जा रहे थे। 4 कदम आगे बढ़ा कि जोर की बारिश होने लगी। कितनी रौनक है इन दिनों में डॉक्टर। बच्चे चहकते फिरते हैं। लोहड़ी के दिन है ना। मैं जिस रोड में खड़ा था वहाँ तिल रखने की जगह नहीं थी। वे सब बेहद प्यारे बच्चे थे। खुशियाँ उनके चेहरे पर तैर रही थी और ऐसी अद्भुत सिलाई के कपड़े पहने हुए कि मैं अपने पैर के नीचे की जमीन उन बच्चों के लिए छोड़ता रहा। और थोड़ी देर बाद मैंने पाया कि मैं बरसते पानी में खड़ा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं बहुत प्रसन्न था। मैं उन बच्चों की बातें सुनता जा रहा था। लेकिन उसे छोड़ूं डॉक्टर, वह एक अलग ही कमजोरी है, लेकिन जुड़ी है मेरे उठने बैठने के साथ। ओह क्षमा करें, आपने अच्छा किया कि मुझे रोक दिया और यह याद दिला दिया कि डॉक्टर भूमिका में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर पहले दे दूं। उम्र 31 वर्ष है। ना, पिता को कोई बीमारी नहीं थी। वे सेरिब्रल हेमरेज से मरे थे और उनके पिता प्लेग से। माँ को कोई हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन डॉक्टर मेरा रोग है। उसका उसका पैतृकता से संबंध नहीं जोड़ सकते आप। जो मैंने देखा और जो मैंने सहा है, उसका परंपरा से कोई दूर दराज का ताल्लुक नहीं। खैर, आप जानकारी के लिए जानना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जी, एमए तक पढ़ा हूँ। स्मार्ट, इंस्टीरियस, इंटेलिजेंट, शार्प एंड एन एसेट टू द जॉब गिवन टू हिम। प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट के ही ये शब्द नहीं हैं, सही भी हैं। जी, टॉप किया था यूनिवर्सिटी में। आपने ठीक कहा। जब पीएसपी से सिलेक्ट हुआ था और सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तो मेडिकल हुआ था। हाँ, दुबला पतला ऐसा ही था। तब एनडीए था। ग्लैंड, थायराइड, लीवर, किडनी, लंग्स, सब एनडीए। तब भी डॉक्टर, मैं उत्सुक था कि कोई बात तो एडवर्स डिटेक्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर 70 और 112 था। यूरिन एनालिसिस नॉर्मल था। ये 8 साल पहले की बात है। उन लोगों ने मुझे दैहिक रूप से फिट का सर्टिफिकेट दे दिया था, पर मुझे अपना आप अनफिट लगता रहा। सरकारी नौकरी करने से जूते पर पॉलिश करना बेहतर और डिग्निफाइड जॉब है। जिन लोगों के साथ मैं था वे हमेशा पेंशन, ग्रेच्युटी, पदोन्नति, इंक्रीमेंट की बातें करते रहते थे और सबको तरह तरह की बीमारियां थी। किसी को हाइड्रोसिल, किसी को पाइल्स, यही सब। मैं तो भागा। मुझे लगा ये मुझे अकाल वृद्ध कर देंगे। नहीं नहीं,
महीने की पहली को कुछ दिनों का गुजारा करने के लिए गिनती का रुपया मिल जाए, उससे सब कुछ थोड़े ही हो जाता है। माना वह रुपया जरूरी है, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा उस नियमितता से, उस रोज के क्रम से, उस निश्चिंत जीवन से। यह जानने के लिए किसी बोझ लदे खच्चर की तरह देख लेना काफ़ी है। आपने ठीक कहा, एक एक बात लेना ही ठीक होगा। तो मैं पहले ही आपको अपनी पास्ट डिजीज़ के बारे में बतला दूं। ठीक है, मैं आपको छोटी से छोटी बात भी कह दूंगा। वैसे भी किसी से कुछ छिपाने का सवाल नहीं, और आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो अपनी बात बतलाऊंगा तो आप तो रास्ता ही ढूंढेंगे मेरे लिए। देखिए, मैं अपनी बीमारियों के साथ ही उन डॉक्टरों की भी चर्चा करता जाऊंगा जिन्होंने मेरा इलाज किया है। एक छोटी सी भूमिका यहाँ भी देनी होगी, जिसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। हुआ यह कि जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, अपने से अधिक उम्र के कवि से मेरी पहचान थी। वे बेहद सिगरेट पीता था और जीवन की किसी भी समस्या को चुटकी बजाकर राख की तरह झाड़ देता था। उसे बहुत तेज चलने की आदत थी और उसकी आवाज़ में बड़ी क्षमता थी। उसका एक लड़की से प्रेम था और एक आध साल में यह स्थिति आ गई कि वे दोनों शादी कर लें। लड़की में कोई बनावट नहीं थी, वह सच ही उस कवि पर जान देती थी। सहसा एक सवेरे वह कवि मेरे पास आया और बोला कि डॉक्टर के पास चलना है। वह बोला, शादी मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले चेकअप करवा लेना जरूरी है। उसने मुझे जो समझाया वह यह था कि उसे अपने स्वास्थ्य पर संदेह है। एक्सरे के लिए डॉक्टर ने कहा। उसे निकली टीवी। मैं परेशान हो गया, लेकिन वह कवि उसी तरह सिगरेट पीता रहा। उसने आहिस्ता से उस लड़की का मन घुमा दिया। कहीं कोई आहट नहीं। फिर वो सैनिटोरियम चला गया। उस लड़की की शादी हो गई और वह कवि भी स्वस्थ हो गया। और अब उसने भी शादी कर ली है। अब वे कविताएं लिखता भी नहीं और पढ़ता भी नहीं, केवल जिंदा रहता है। मेरे मन में वे कवि हमेशा फंसा रहता है कि जीवन में कोई भी ऐसा काम करना हो तो जरा लंबे समय चलें तो पहले चेकअप करवा लेना अच्छा है। वैसे मेरे पिता एक तंदुरुस्ती हजार नियामत वाली बात सिखाया करते थे और बचपन में सूर्य नमस्कार मेरा सबसे प्रिय व्यायाम था। लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति संदेह करने की आदत तब से ही पड़ी। एक अवान्तर बात और कहूँगा। उन्हीं दिनों मेरी एक कजिन घर आई थी। उसने अपनी कुछ सहेलियों के सामने मेरी कलाई का ऐसा मजाक उड़ाया कि अपने दुबलेपन पर मैं सरासर रो दिया था। तभी मैं डॉक्टर से मिला था। डॉक्टर कपूर से मैंने इतना ही कहा था, मैं बहुत कमज़ोर हूँ डॉक्टर, और लगता है अंदर ही अंदर डीके होता जा रहा हूँ। यह शब्द मैंने दोस्तोयेवस्की से सीखा था। मेरी बात सुनकर कपूर साहब हंस दिए थे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, तुम सरासर स्वस्थ हो। यह एवरेज नॉर्मल इंडियन हेल्थ है। अंडे खाया करो, खा सको तो गोश्त भी खाओ। ये विटामिन की कुछ गोलियां हैं, जब मन में हो तब खा लिया करो। तब मैंने दूध पीना शुरू भी कर दिया था। उन्हीं दिनों मेरे कान ने मुझे परेशान कर दिया। ये पुराना रोग है। यह नहीं कि उन दिनों कोई विशेष कष्ट उभर आया था, यही कि सहसा अपने कान के प्रति कॉन्शियस हो गया था। मैं साफ बतला दूं, माँ से सुना है मैंने कि जब मैं 4 या 3 दिन का था तब मेरे कान में दर्द उठा था। माँ ने तेल गरम करके डाल दिया, कान का टपकना बंद हो गया, लेकिन वह बहने लगा। हाँ डॉक्टर, रोज कान में थोड़ा सा पीप आता है। माँ बाप ने इलाज की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे याद है, झाड़ फूक से लेकर वैद्य हकीम, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन लोगों ने। और तो और समुद्र फेन भी पीसकर मेरे कान में डाला जाता था। सच बताऊं, मेरे कान में दर्द ना तब होता था और ना अभी होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे बहरा होता गया। दाहिना कान है, कई बार फ़ोन पर लंबी बात करनी हो तो एक ही कान पर चोंगा लगाए कान दुखाता है, लेकिन कोई उपचार नहीं। नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं। होटल में भी जब बैठता हूँ तो दोस्तों को अपनी बाईं तरफ बैठने को कह देता हूँ कि सुनने में तकलीफ ना हो। सॉरी, मैं कह रहा था कि सहसा कॉन्शियस हो गया कान के प्रति। मैं रोज ईएनटी में जाने लगा। कान का एक्सरे हुआ था।
डॉक्टर अग्रवाल थे वे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर। मुझे चिंतित देखकर कई बार हंस देते थे। हाँ, इलाज यह किया गया कि पहले तो मेरे टॉन्सिल्स निकाल दिए गए। फिर छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन मेरा पहला ऑपरेशन था। मेरी आवाज़ बदल गई उससे। मैंने पर्सनली फील किया है कि उस ऑपरेशन से गले में एक अजीब किस्म की मर्दानगी आ गई थी। ऑपरेशन के बाद कई बार मेरी गाने की इच्छा होने लगती। गले में दर्द बना रहता था। फिर कान का एक और ऑपरेशन होने वाला था। मैं तैयार था उस ऑपरेशन के लिए, लेकिन डॉक्टर ग्रेवाल ने मुझसे कहा, कोई लाभ नहीं ऑपरेशन से। कान के ब्लड सेल्स इफेक्टेड हैं और ये इसी तरह चलेगा। तुम इस जख्म को मेंटेन किए रहो। सवेरे कान साफ कर लिया, कभी कभार लोकुला डाल दिया। इस कान को भूल जाओ, जो हो। उस डॉक्टर के कहने में वजन था। उसका परिणाम यह हुआ कि पहली बार जब एक लड़की के संपर्क में आया तो अपने बारे में उसे प्रभावित करने वाली बात बतलाने के बजाय मैं बोला, मैं एक कान से बहरा हूँ, कभी मेरा दूसरा कान भी चला जाए तो। वह लड़की हंसकर बोली थी, हियरिंग के खास दाम तो लगते नहीं। आप समझ सकते हैं मेरे मनोविज्ञान को। मैं उसके बारे में सारी बातें कहूँगा। पहले मैं यह बतला दूं कि मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। उन दिनों प्रेम रेयर होता था। मैं अपनी गैलरी में बैठे बैठे तरह तरह की कल्पना करता रहता। हालत यह हुई कि रोज मैं कल्पना करूं और रोज मुझे जुकाम हो जाए। वाकई मोहब्बत और जुकाम को थेसारस में एक ही पंक्ति में डाल देना चाहिए। अब मैं बतलाऊंगा कि कैसे एक बीमारी में से दूसरी बीमारी निकलती है। मुझे ये भ्रम रहने लगा कि मेरी हड्डी में बुखार है। बड़ी फनी है यह बात। उस लड़की से एक आध बात होती और बस। मैं दिन रात अनाप शनाप बातें सोचता रहता। सेक्स के बारे में मेरे कितने प्रगतिशील विचार हैं यह बाद में कहूँगा। लेकिन उन दिनों में शंख था। स्कूल की सोहबत में जो गंदी गंदी बातें सभी लड़के सीख लेते हैं, वही सब मैं भी सीख गया था। एक दिन चौराहे पर एक हकीम साहब का भाषण सुना। मेहरबानो, क्या है राज आपके चश्मे का? क्या है राज आपके जुकाम का? क्या है राज की सुबह जब जगते हैं तब चेहरे पर मक्खियां बैठती रहती हैं? वे भाषण मुझे पूरा याद है, लेकिन यह बताऊं कि उस दिन भाषण से आहत होकर लौटा तो वाकई मेरे चेहरे पर एक मक्खी बैठ गई और उड़ाने से भी नहीं उड़ी। मुझे लगा हो ना हो वही सब मुझे भी है। सवेरे जगा तो चश्मे का नंबर भी बढ़ता हुआ लगा और एक साथ 7 छींकें आई। 2 दिन तक कॉलेज नहीं गया तो हकीम साहब का ख्याल बार बार आता रहा और मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ा जिससे वह कभी इलाज करवाया करता था। वह था डॉक्टर पीटर। मद्रासी था, बिल्कुल आबनूस के रंग का, लेकिन युवा लोगों का इलाज करने में उसे विशेष दिलचस्पी थी। कहता भी था, मैं बूढ़ों का इलाज नहीं करता, ये नई पीढ़ी जिंदा रहे कि हिंदुस्तान मैदान फतेह कर लेगा। हाँ, शायद स्वतंत्रता संग्राम का डसा हुआ था। बात पर आऊं, उस डॉक्टर के सामने बड़ी परेशानी में पड़ गया। समझ नहीं पाऊं कि इससे कहूं तो क्या। वह मेरा चेहरा देखता रहा। सहसा बोला, जबान दिखाइए। मैंने जबान दिखाई। पूछा उसने, पेट साफ रहता है? अपच तो नहीं है? कभी संग्रहणी हुई? कहने का मतलब यह है कि वह मेरे पेट को लेकर जिज्ञासा करता रहा, जबकि मैं दोनों बार जमकर खाता था और सवेरे उठते ही बाथरूम भागता था। तभी शायद एक मक्खी मेरे चेहरे पर आ बैठी थी, या सहसा मेरा चेहरा बड़ा दयावान हो आया था कि वह बोला, मेरे पास तुम जैसे कई लोग आते हैं। देखो, ये शुरुआत है और दुनिया में कोई बात गलत नहीं है। अब मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा किसी से प्रेम हो और उसके बारे में सोचने से ही तुम्हें ये सब कुछ उदास सा लगता हो। और अगर यह बात नहीं भी है, तब भी उम्र की गर्मी आदमी को बेचैन करती ही है। तुम खुले मन से रहो, अपनी लड़की दोस्तों के साथ पिकनिक मनाओ। सारी दुनिया तुम्हारी है। गो एंड एंजॉय। उस कारण को अगर पकड़ने की कोशिश करते जिसने तुम्हें बीमार बना रखा है, तो मेरे पास नहीं आते, कहीं और जाते।
पीटर ने उपदेश समाप्त करके मेरे कंधे पर हाथ रखकर सीटी बजा दी थी और फिर मेरे कंधे पर सीटियां लगातार बजती रहीं। मैं जरा एक बार नाक ठीक से साफ कर लूं। माफ़ करेंगे डॉक्टर, नाक नदी हो गई है। ये आदत ही पड़ गई है। मैं किसी बात को संक्षेप में कह ही नहीं सकता। मेरे पिता कहा करते थे कि इसे विस्तृत रोग है। शायद ये डिजीज़ ऑफ एक्सपेंशन का अनुवाद है। हाँ, वे संस्कृत के स्कॉलर थे। तो अब डॉक्टर, अपने पिता के शब्दों में मैं अपने दंत रोग के बारे में आपसे कुछ कहूँगा। आश्चर्य करेंगे आप कि मैं 10 की उम्र तक यह नहीं जानता था कि ब्रश कैसे किया जाता है। जी, यह समझिए, हमारा परिवार महान ही था। चूंकि मैं नीम की टहनी से दातुन नहीं कर सकता था, वे बड़ी कड़वी लगती थी, सो मेरे लिए कंडे की राख का इंतज़ाम था। हाँ, उसी का ये परिणाम है कि दांत सड़ते रहे। सामने का एक दांत टूटा हुआ है। ये बचपन की शैतानी का परिणाम है। मैं इस दांत को भी नहीं छिपाता। हुआ यह कि सहसा एक दिन दर्द शुरू हुआ। मेरे दोस्त मेरे जुकाम की तरह ही इसे भी स्वाभाविक धर्म समझें। जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मतलब यह है कि मोहब्बत में दांत का दर्द भी शुमार होगा। लेकिन मेरी जान पर आ गई। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसने तत्काल आराम के लिए वेज स्टिक दे दी, लेकिन मेरी दाढ़ों का बाकायदा एक्सरे हुआ और उस डॉक्टर के अनुसार मेरी दोनों दाढ़ें खराब निकली। एक सुझाव यह था उसका कि मैं ये दांत निकलवा दूं और नकली दांत लगवा लूं। उस समय मैंने उस डॉक्टर का मुंह ही नोच लिया। मैं आपे से बाहर हो गया। करीब करीब चीख कर बोला था, मैं इस समय केवल 20 वर्ष का हूं और आप मुझे नकली दांत लगवाने की सलाह दे रहे हैं। किसी डॉक्टर पर मुझे वैसा गुस्सा नहीं आया। शाम को मन जब ठंडा हुआ तो खुद ही सोचा कि उस डॉक्टर पर बिगड़ने में क्या रखा है। जब कान से बहरे हैं और आंखें इतनी खराब हैं कि बगैर चश्मे की सारी दुनिया भैंस बराबर है, तो क्या किसी से झगड़ते हैं। यूं कहूं डॉक्टर, यह मेरे गंभीर होने की शुरुआत थी। आपको ये लग सकता है कि इस केस हिस्ट्री को सुनाते मैं इसमें ह्यूमर डालता जा रहा हूं, या कोई मेरी इस छींकती हुई और सुड़कती शक्ल को देखे तो उसे हंसी भी आ सकती है। लेकिन मैं अपनी भाषा और चेहरे से अधिक अपने एक्सप्रेशन के लिए असहाय हूं। जो कुछ सहा है, अगर वे किसी कीमत का नहीं है, इस योग्य भी नहीं है कि कोई उस बात को सुनने का कष्ट भी उठाए। फिर भी डॉक्टर, यह वह स्थिति है जिससे मैं गुजरा हूं। नहीं, ये पसीना तो ऐसे ही आ गया। असल में इन परेशानियों ने तंग कर रखा है इतना कि ढंग से मैं बोल भी नहीं सकता। कोई अगर मुझे हिंदुस्तान के बारे में भाषण देने को कहे तो मैं तन्मयता पूर्वक फ्रांस के बारे में बोल जाऊंगा और मुझे ये ख्याल भी नहीं रहेगा कि मेरे श्रोता मेरे भाषण का विषय जानते हैं। फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं दांतों के बारे में बात कर रहा था डॉक्टर। तब से दांत का दर्द एक अनिमंत्रित बीमारी हो गया। जब तब दर्द उठने लगा, वही डेटोल का फाहा कैविटी में रखना और अपने कमरे में कराना एक कर्म सा हो गया। मैं एक और डॉक्टर से भी मिला। वह मनोवैज्ञानिक भी था। उसने कहा, मुझे दांतों में सीमेंट लगवा लेनी चाहिए। उसने सीमेंट लगा भी दी। 1-2 दिन के बाद ही फिर कुछ फंस गया और फिर मुझे वे सीमेंट निकलवा देनी पड़ी। कहने में कैसा लगता है, लेकिन दांत का दर्द बड़ी निराशा देता है। कई बार इस दर्द के मारे मैंने आगे से थाली सरका दी है। मुझे सपने भी अजीब अजीब आते हैं कि सारे दांत गिर गए हैं और मैं बूढ़े लोगों की तरह कोई चीज़ चिंगल चिंगल कर चबा रहा हूँ। इस सपने के बाद जब आँख खुलती तो शादी करने का ख्याल भी पोस्टपोन हो जाता। कहा ना मैंने कि वह डॉक्टर बहुत अच्छा था। मेरे मन को ताड़ गया था शायद। ओझा था उसका नाम। उसने कहा, ये सिल्वर और सीमेंट मन को समझाने के लिए है। कभी इनसे दांत ठीक नहीं हुए। अच्छा यह होगा कि दांतों के बारे में आप सोचना बंद कर दे। मैं यह नहीं कहता कि दांत आप निकलवा दें। करना यह होगा कि कैविटी को मैं खरोच कर बड़ा कर देता हूँ। केवल खाते समय सावधानी रखनी होगी कि पिक साथ रखी और कैविटी को साफ कर लिया। उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। मैंने बात मान ली और सच बताऊं, मुझे बड़ा आराम है तब से। मेरी हर जेब में सीख रहती है और खाने से पहले
मैं अपनी टूथपिक का डिब्बा उठा लाता हूँ। मैं समझता हूँ ये रास्ते हैं किसी परेशानी से निजात पाने के, और है भी सस्ती। 12 आने में 1000 टूथपिक्स आती हैं, पारासिंगा ब्रांड। नहीं डॉक्टर, आप ये जो कह रहे हैं कि मेरा इलाज किसी दवाई से नहीं, साइकोथेरेपी से हो सकता है, गलत है। आपको अभी तक मैं केवल 25% बीमारियों के बारे में बता सका हूँ, और आज जिस दर्द से तड़प कर आपके पास आया हूँ उसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। वैसे आप अगर मनोवैज्ञानिक होते तो मैं आपके पास आता भी नहीं। मेरी समझ से हर इंटेलिजेंट आदमी, वह मर्द हो चाहे औरत, खुद अपना साइकेट्रिस्ट होता है। जो विदेशों में लोग मनोविद के पास केवल इसलिए जाते हैं कि वे अपने से अधिक सामने वाले व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। और यहाँ डॉक्टर, क्या कहूँ, मेरे पास तो केवल अपना आप ही है, जिस पर जरूरत पड़े तो विश्वास किया जा सकता है। मैं खूब अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। हाँ, भ्रम हो सकते हैं, लेकिन वे टूटते भी हैं। और डॉक्टर, मनोविज्ञान यही करता है ना, कि खाल चीरकर सामने रख देता है, दिल उधेड़कर उसका प्रदर्शन कर देता है। सो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे जीवन की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी कि खाल के नीचे गोश्त और नसों का जाल है, और दिल खून की आवाजाही के लिए एक ट्रैफिक यंत्र है। लेकिन ये होते भी अगर मेरे भ्रम दूर नहीं होते तो मैं यह कहूँगा कि वे भ्रम मुझे इम्यून कर दें। वे दूर होकर मुझे आराम नहीं देंगे। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। कहना यह चाहता हूँ कि सारे रोगों का इलाज है संवेदनहीनता। जो हिस्सा हरकत करे उसी को सुला दो। अरे डॉक्टर, मैं वह वज्र दिमाग वाला आदमी हूँ जिसके कारण नींद की गोली खाकर भी जग बैठता हूँ। हाँ डॉक्टर, मजाक करने को भी मन होता है कि गोलियाँ नकली थी। फिर आप मुझे गलत समझें, ठीक है, यह बात मैं मानने को तैयार हूँ कि कई बार सेक्स के कारण मन में ग्रंथि बन जाती हैं। जवान लड़कियों को हिस्टीरिया इसी सब से होता होगा। लेकिन मेरे मन में गायन बनने को कुछ भी रहा ही नहीं। मैं आपके प्रश्न को सहज ही मानता हूँ। मैं कह नहीं पाया, लेकिन वह जो एक डॉक्टर पीटर था, जो अपने आप को नई पीढ़ी का रखवाला कहा करता था, वह यही सब करता था, सिवाय मासिक धर्म को नियमित करने और कॉन्ट्रेस पिल्स बांटने के। उसने कुछ नहीं किया। उस डॉक्टर के कारण ही मैं सेक्स को पाप की जगह शरीर का धर्म मानने लगा। वह सहज है, वह होना चाहिए, जरूरत के मुताबिक वगैरह वगैरह तरीके से। मैं सोचने लगा था, हाँ, कई से संपर्क रहा, यह देश जैसा है वैसा है, लेकिन अपनी समझ की किसी लड़की दोस्त को खुले दिमाग से जीने की सलाह देना कोई गलत बात नहीं। अब इतनी उम्र हो गई डॉक्टर, और दोस्तों के बीच बड़ा बदनाम हूँ अपनी तथाकथित प्रगतिशीलता के कारण। कई दोस्त मुझे एचएच कहते हैं, वही ललिता का हीरो। कई कारपेट बैगर भी कहते हैं, लेकिन मेरा सारा जीवन गुनाहे बेइज्जत होकर रह गया है। मेरी फीलिंग यह है, और सहज दोस्तियां रहीं। विचारों की स्पष्टता के कारण किसी भी लड़की को मुझसे अलग होते समय गंगा नहीं नहाना पड़ा, न अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ी। लेकिन मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो ये साफ लगता है कि मैं घाट के पत्थर की तरह बैठा हुआ आने वाले अच्छे वक्त की प्रतीक्षा ही करता रह गया। मेरा कमरा जैसे कैविटी है। कई दोस्त आते हैं, उनकी दोस्तियां मुझे भी सुख देती हैं, लेकिन वे गुजर जाते हैं। जो लगा है वह यह है कि मैं एक मेल प्रोस्टिट्यूट की तरह बैठा हुआ हूँ, और आने वाले और वालियाँ दोस्त नहीं, ग्राहक हैं। हाँ, वॉल्ट विटमैन की यह लाइन रोते रहे, आई से यू शैल येट फाइंड द फ्रेंड यू वेयर लुकिंग फॉर। यह येट जाने कब होगा। नहीं, ये सांसें और उसासें जैसी भी हैं, सही तो है ही, लेकिन मेरे विचारों को आप अश्लील नहीं कह सकते। ये जन्म भर किसी की प्रतीक्षा करते रहना अनैतिक कैसे है? मैं तो नहीं समझता ऐसा।
अरे डॉक्टर, वह एक स्टीफन स्पेंडर है ना? नहीं, उसने मेरा इलाज नहीं किया। वह बड़ा प्रसिद्ध लेखक है। वे बाल सफ़ेद हो जाने तक सामाजिक पार्टियों में पर्टिकुलर होकर जाया करता था। तर्क मैंने रट लिया है, आप भी सुन लीजिए डॉक्टर। आई हैड ऑलवेज द रोमांटिक होप दैट वन डे आई शुड मीट समवन, परहैप्स एट सच अ पार्टी, हु वुड ऑल्टर मॉट वॉल लाइफ। तो ये स्पष्ट है कि जो ख्यालों में इतना रोशन होगा उसे कुंदजहनी का रोग नहीं हो सकता। नहीं, कोई वीडी कभी नहीं हुई। वैसे उसके बारे में खासा ज्ञान है और कभी संदेह हो तो इंजेक्शन लगवाया ही जा सकता है। मैंने अपने कई दोस्तों को स्वस्थ कर दिया है। यह बात बोलकर बताने की नहीं है कि आदमी को आत्मनिर्भर भी होना पड़ता है। अरे आप तो हंस रहे हैं। नहीं, मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि मुझे यह सब छुटकी छुटकी बीमारियाँ होती रहीं। ये सब ऐसी रही हैं जो दिखाई नहीं देती। जैसे किसी को कैंसर हो तो वह हुई सुनाई देने वाली बीमारी एकदम हल्ला सा हो जाता है कि फला को कैंसर है। इससे होता यह है कि इलाज का एक निश्चित रास्ता तो रहता है सामने। केवल एक डॉक्टर ने मेरे जुकाम को सीरियसली लिखा था, हफीज़ ने। वह मेरा दोस्त भी था। मुझे हर समय छींकते देखकर उसने कहा था, तुझे किसी चीज़ की एलर्जी है। एक रात उसने मुझे हिस्टेमिन दी। रात भर मुझे लगा कि किसी ने मेरे फेफड़ों पर गरम प्रेस फिरा दी हो। मैं एकदम सूख गया। अब उसने मुझे प्रयोगशाला बना दिया। वह मेरे सामने प्याज काटता, वह मेरे सामने तीखा इत्र ले आता, वह मेरे सामने टैल्कम पाउडर बिखरा देता। वह ये प्रयोग कर रहा था कि किस चीज़ की एलर्जी है मुझे। करते करते हम दुश्मन को खोज पाए। मेरी रैक से उसने एक किताब निकाली और मेरे सामने उसे दिया। उस धूल के कारण मैं जोर से छींका। उसके बाद बस स्टैंड पर यही हुआ। सुनने में डॉक्टर, शहर के अंदेशे से बीमार होने और शहर की धूल से बीमारी होने में कोई खास अंतर नहीं है। धूल से कोई कट कैसे सकता है? और चूंकि मैं धूल से अलग नहीं हो सकता, मेरा जुकाम भी समाप्त नहीं हो सकता। ओ रुकिए, उफ, यह बड़ी बुरी हालत है कि डॉक्टर छींक आने को होती है और आती नहीं। जेब में एविल टैबलेट्स पड़ी रहती है। यही इलाज है और कोई इलाज नहीं। अरे आप ऐसे गंभीर क्यों हो गए? मैंने आपसे समय लेते ही कह दिया था कि मुझे पूरा चेकअप करवाना है, और जब तक मैं सारी बातें आपसे कहूँगा नहीं तब तक आप इलाज नहीं कर सकेंगे मेरा। ये लग सकता है आपको कि मैं थूकने छींकने जैसी बातों को अननेसेसरी महत्व दे रहा हूँ, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आपको कि मुझ जैसा युवा बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी ना कुछ बात से परेशान है तो वह भी सीरियस बीमारी है। आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं तरह तरह के नाटक कर चुका हूँ। अब मेरे ऑफिस की स्टेनो ने मुझे बतला दिया कि ब्रायोनिया 30 खाया करो। लीजिए, ये गोलियाँ अब भी मेरी जेब में है। नहीं, मैं दिमाग से खारिज नहीं हूँ डॉक्टर। मैंने योग तक में विश्वास किया है। उसके लिए योग संघ भी ज्वाइन किया। सवेरे से मैदान में बिछे तिरपाल पर खुले बदन बैठकर प्राणायाम और षष्ठक्रम सीखे हैं मैंने। उत्कट आसन इतना मुश्किल होता है कि सारा जोर जांघों पर पड़ता है, लेकिन वह भी साध लिया मैंने। वस्त्र धोती और जलनेती सीखते समय मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। सवेरे शाम गोश्त खाने वाला आदमी अंकुरित चने और गाय का धारो रोशन दूध पीने लगा। लेकिन अगर मुझे हार्ट अटैक नहीं होता तो मैं शायद स्वस्थ हो जाता। हाँ डॉक्टर, हार्ट अटैक। जुशांदा पियो या मेडिसिन बॉक्स में से कोई दवाई खा लो। पथ्य तो जरूरी होता है ना। वह मैं नहीं कर पाया। मैं हमेशा अल्कोहल के पक्ष में रहा हूँ। उसी ने मारा मुझे। फिजूल विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जीवन में कि पूरे सप्ताह मैं केवल पीता रहा। जी, पूरे सप्ताह। सवेरे आँख खुलते ही शुरू होता था और रात या देर रात या जब तक चले, फिर वह स्थिति आ जाती कि मैं बेहोश हो जाता। यह जिद नहीं थी, एक विवेकहीनता थी। मेरे दोस्त कहते हैं कि प्रयोग में विश्वास भी विवेकहीनता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा हकीकत में हुआ। इसलिए उसके सुख दुख दोनों से मैं निकट हूँ।
जी, ये जो मध्य सप्ताह चलते थे, इनके गवाह कुछ दोस्त हैं। शुरू करते समय 5-6 लोग होते थे और विकेट की तरह डाउन होते जाते थे। अंत में मैं नॉट आउट रह जाता था। इसे मैं शान या उपलब्धि नहीं मानता। किसी बियाबान रास्ते में हम भटक जाएं तो उससे परेशानी ही मिलती है, लेकिन बाद के जीवन में वह एक अनुभव हमारे चेहरे पर एक और ही रंग ला देता है। तब पाँव या तो उठते ही नहीं या फिर उठते हैं तो जो भी सामने आए उसे ही रौंद डालते हैं। ऐसी ही एक स्थिति थी। जाने कितनी पी, जाने कब से पी रहा था। शायद 4 दिन या 6 दिन या और भी अधिक। यह याद है कि सुबह थी। मैंने देखा कि बाहर वाले दरवाजे के गलियारे में मैं जूते पहने हुए खड़ा हूँ। दरवाज़ा बंद था अंदर से। स्थिति यह हुई होगी कि पीने की धुन में मुझे कुछ सूझा होगा। मैंने कपड़े बदले थे क्योंकि पजामे के ऊपर बुशर्ट पहने था, यानी पैंट पहनना भूल गया और बाहर निकलने लगा था। जूते के तस्मे खूब अच्छे से बंधे थे। इससे यह साबित है कि कोई बड़ा निर्णय नशे में हो गया था। मैंने देखा कि आसपास कै पड़ी हुई थी। बुशर्ट गंदा हो गया था। मैंने किसी तरह उठकर संभलने की कोशिश की, लेकिन सिर घूम गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक छुरा भी पड़ा हुआ है, वैसा ही जैसा कश्मीर एम्पोरियम में मिलता है और हर कोई जिसे खरीद लाता है। वह रक्षा से अधिक शो के लिए होता है। हो सकता है मैं रात को छुरा लेकर कहीं जा रहा था और बरामदे में ही ढेर हो गया। हाँ, मैं अभी अभी अपने आप को बुद्धिमान कह रहा था, लेकिन सवेरे उस दिन मुझे खुद लगा था कि मेरा विवेक कहीं चला गया है। इस बात को छोड़ूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि धड़कन हाथ से छूट रही है। मैंने लेटने की कोशिश की, बैठने की कोशिश की, टहलने की कोशिश की, यहाँ तक कि भविष्य में कभी नहीं पीने की कसम तक खा डाली, लेकिन लगा कि मैं जरा देर बाद ही लड़खड़ाकर गिर जाऊंगा। अपने आप को संभालने की गरज से जेब में रुपया रखा और सड़क पर आ खड़ा हुआ। सोचा था जो भी गाड़ी दिखे उसी में बैठकर अस्पताल चला जाऊं। थोड़ी देर में टैक्सी मिल गई। मैंने उसे केमिस्ट की दुकान पर रुकवाया और केरोसिन खरीदी। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने उस शीशी से ही एक घूंट पी लिया। फिर बहुत देर इमरजेंसी में ढेर पड़ा रहा। डॉक्टर मेरी कनपट्टी को मसलकर ब्लड प्रेशर से खेलता रहा। वह टेकीकार्डिया था, फिर वही ईसीजी। बस तो गया, लेकिन डॉक्टर ने जो पूछा वह अद्भुत था। चाय कॉफ़ी पीते हो? करीब 20 प्याला, कभी उससे भी ज़्यादा। शराब कितनी? कितनी भी। कब? कभी भी। कौन सी? जो मिल जाए। डॉक्टर फिर चुप हो गया। बोला, किसी के पास आखिरी काम के लिए रुपया जमा कर दो, क्योंकि तुम्हारे मरने की कोई तारीख नहीं हो सकती। मैं गंभीर हो गया। जीवन में कई लोगों से मरने की बातें की हैं, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि कोई डायरेक्टली कुछ बोला हो। मुझे उदास देख डॉक्टर बोला था, बुरा मत मानना इस बात का, लेकिन मरने के और तरीके भी हैं। मैं उस समय तिल मिलाकर बोला था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जो कहता हूँ उसी में से मौत निकलती है, लेकिन मैं मौत को ढूंढने के लिए यह सब करता हूँ, यह गलत है। उस डॉक्टर ने मुझे वहाँ से उठा दिया, खूब प्यार सहित। पीजी के कैंटीन में कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए बोला था, यह जो दिल की बीमारी है, इसका किसी जादू से इलाज नहीं होता। यह एक ऐसी स्थिति है कि जीना और मरना दोनों हाथ में है। मैं समझता हूँ कि स्वेच्छा की मौत भी अब तुम मर सकते हो। जरा सा भी जोर डाला इस पर, किसी भी बात का, कि खेल समाप्त, और जरा सी सावधानी रखी कि भले चंगे। ये सब चीज़ें छोड़ दो और देखो, दिल का इलाज तो नट विद्या है। देखा होगा तुमने, रस्सी पर जो नट चलता है कितना साधता है, कितना साधता है अपने आप को, किस तरह संतुलन बनाए रखता है, और उस कठिन रास्ते पर चलता हुआ भी उस डोर पर से गिरता नहीं। वैसे ही तुम्हें भी चलना होगा। आपको अजीब लग रहा है ना, कि शोक सभा की तरह, कि कैसे अपने आप को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं चुप हो गया। हाँ डॉक्टर इमरजेंसी से घर गया
और उस मकान को देखा जिसे मैं खुला छोड़कर चला गया था। कमरे में पंखा चल रहा था। जैसे मैं 6 घंटे की यंत्रणा से नहीं लौटा था, केवल डाक लेने बाहर गया था। शीशे में चेहरा देखा था और उसे गाल पर रखकर फफक उठा था। बहुत धीरे से बिस्तर पर लेट गया और उस दिन चेहरा जैसे गंभीर हो गया था, वैसा ही आज भी है। अब मैं लपक कर बस में चढ़ नहीं सकता। अब मैं कूदकर बिस्तर से उठ नहीं सकता। अब मैं किसी बात को अधिक देर सोचता नहीं रह सकता। अब मैं बेफिक्रे की तरह झूमता हुआ चल नहीं सकता। उस एक बीमारी ने डॉक्टर मेरी जवानी पर पानी फेर दिया। हाँ डॉक्टर, अब जो कुछ कर रहा हूँ वह सब नट विद्या मुझ जैसा आदमी किसी डॉक्टर से ऐसी घिघियाई आवाज में बात करेगा। दोस्त ये सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन ये सबसे ताज़ा हकीकत है। देख रहे हैं आप, सहसा जुकाम हो गया। ये अक्सर होता है। मैं समझता हूँ एक्सपोजर से छींकें आने लगती है और जैसे ही उसी तापमान में से हम दोबारा गुजरते हैं, सहसा स्वस्थ हो जाते हैं। मैं अब बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अब इसका परिणाम आप खुद देख सकेंगे कि मेरे बोलने में अब तक जो कंपन था वह सुधर जाएगा। अब मैं बुरी से बुरी हालत का ध्यान अच्छे से अच्छे शब्दों में कर सकता हूँ। ये रूटीन हो गया है डॉक्टर। जब भी थर्मामीटर लगाओ बुखार 99 या 100 होगा। फिर जरा देर लेटे, ठीक से मुंह हाथ धोया कि बुखार चला जाता है। रात भर नींद नहीं आती। फिर एक छोटी सी गोली रात भर मेरे लिए लोरी गाती रहती है। मैं सवेरे उठकर सूरज की दिशा में देखता हूँ। सोते समय अपनी हथेलियों को सारे चेहरे पर फिराता हूँ। जब भी मन को इधर उधर कर देता हूँ या कोई सी भी फिल्म देखने चला जाता हूँ। हाँ डॉक्टर, योग की भाषा में त्रिपुटी की एकाग्र चिंता हो या सरकम की भाषा में नटविद्या, वे इसीलिए तो है कि यह मन इधर उधर जाए। मैं इस बिंदु पर दिमाग से सुलझा हुआ, विवेकहीनता के सामयिक मिर्गी रोग से निर्वित एक ऐसा व्यक्ति हो उठा हूँ। सहसा कि डर लगता है मेरे कपड़ों का रंग गेरुआ ना हो जाए। कहीं मैं किसी सवेरे यह ना देखूं कि मेरा सिर घुटा हुआ है और वानप्रस्थी की तरह कहीं प्रवृज्या धारण कर अनिश्चित दिशा में चलने लगूं। मैं नहीं सोचता कि मुझे रक्तचाप भी है। मैं नहीं सोचता कि कल तक मैं किसी कार्डियोलॉजिकल बीमारी से परेशान था। मैंने सबको साध लिया है डॉक्टर। वे दांतों की कैविटी हो या कान का जख्म हो या आंखों का धुंधलापन हो या एलर्जी की तकलीफ हो, मैं पीछे नहीं देखता। मैं चलना नहीं रोक सकता। मैं किसी के लिए रुक नहीं सकता डॉक्टर। नहीं, फिर आप मनोविज्ञान को खींच लाए हैं तो साफ साफ कह दूं कि मुझ में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, मेरा कोई भविष्य नहीं, मेरा कोई मिशन भी नहीं। जो वर्तमान है वे जैसा भी है, मुझे कोई चुनौती नहीं लेनी, मुझे किसी को परास्त नहीं करना, मुझे अपने आप की रक्षा के लिए किसी डिफेंस की ज़रूरत नहीं। जी 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 डॉक्टर, मुझे अगर जीवित नहीं रहना, फ़लसफ़ा मैं भी जानता हूँ। विल टू लिव, विल टू पावर, विल टू, उन सब से कुछ नहीं होने का। माफ़ करें, मेरा ये उत्तेजित हो उठना स्वाभाविक है डॉक्टर। बल्कि मुझे उत्तेजित देखकर मेरी उस बीमारी के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं जिसके इलाज के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने बात शुरू करते समय ही कहा था आपसे कि मेरी इस बीमारी का कोई नाम नहीं है। इसके जाहिरा ऐसे लक्षण नहीं हैं कि आप डॉक्टरी की किसी किताब का इंडेक्स खोज लें। मैं कह सकता हूँ कि जागृत अवस्था से निद्रित अवस्था अधिक भयावह होती है। मेरे दिमाग का नींद वाला ग्राफ अगर आप ले लें तो ग्राफ पर निश्चित ही मकड़ी का जाला बन जाएगा। जी, आराम क्या होता है वे मुझे नहीं मालूम। अब मैं भी किसी महेश योगी को ढूंढूंगा जो मुझे मेडिटेशन सिखा सके। रामकृष्ण मिशन की खाक मैं भी छान चुका हूँ। स्वामी जी से भी मिला। उन्होंने बताया कि मुझे साइलेंस चाहिए, एक एकांत चुप्पी, यानी ऐसी स्थिति जहाँ कोई आवाज़ नहीं हो। सलाह थी जब और जब भी ओम नमः शिवाय का। जब कलकत्ता था, काली घाट से माला भी खरीद लाया था, लेकिन मैं पूरे 108 तक भी नहीं पहुँच सका और उसे तोड़कर
उन मनकों से नीचे सड़क पर सोए हुए कुत्ते की टांग पर निशाना साधता रहा। ना, मुझसे अब और कुछ नहीं होगा। ओह, मुझे जरा हंस लेने दीजिए डॉक्टर। हाँ, आपने अद्भुत बात कही। सचमुच इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है कि आपकी सलाह की सुने। आपने नेक सलाह दी। घर बसा कर रहें, यानी एक ड्राइंग रूम हो जहाँ मैं खड़ा होकर देखूं कि पत्नी से कितना ऊंचा हूँ, यानी एक बेडरूम हो जहाँ से बोर हो जाऊं और उठकर बाथरूम के आईने में अपनी शक्ल देखूं, यानी रुकिए डॉक्टर, एक महत्वपूर्ण बात छूटी ही जा रही थी। मुझे शिकायत थी ना कि मेरी कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जो दिखाई दे या सुनाई दे। सुबह हो गया, मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। एक दिन आईने में देखा कि कनपट्टी के पास एक बाल चमक रहा है। मैं जाने किस विचार में डूब गया। फिर बड़ी मेहनत से उस बाल को मैंने तोड़ डाला। उसे मैं अपनी काली पैंट के ऊपर चिपकाए रहा और देखा कि वे बेहद चमकदार था। तभी माथे पर दूसरा बाल भी दिखा और फिर तब से जब भी आईना लेकर बैठता हूँ, सारे समय सफ़ेद बालों को नोचता रहता हूँ। राजा दशरथ के जब बाल सफ़ेद हुए तब उनके आसपास 3 रानियां थीं और उन्हें चिंता थी उत्तराधिकारी की। लेकिन किस बात का उत्तराधिकारी सौंपना है हम लोगों को? इस बीमारी का जिसका नाम भी नहीं। अरे डॉक्टर, आप मुझे बहकने से रोकते क्यों नहीं जजों की तरह ऑर्डर चीखने लगते हैं। हिल स्टेशन, यह भी आपने खूब कही। लोग बीमार होते हैं तो पहाड़ जाते हैं, और मुझे पहाड़ जाने की बीमारी ही हो तो ये शिमला, मसूरी और नैनीताल दिमाग के चोचले हैं। कब तक झील में चप्पू साधे, कब तक अपर लोअर मॉल की लंबाई नापे। मुझे हर पहाड़ पर एक जैसे रास्ते, एक जैसे फोटोग्राफर, एक जैसे घोड़े, एक जैसी बर्फ दिखाई देती है। यहाँ तक कि वहाँ की हर लड़की यदि टूरिस्ट है तो सालों से पहने जाने वाला एक जैसा कार्डिगन कंधे पर डालकर घूमती हुई दिखाई देती है। वैसे के वैसे ही चपटी नाकों वाले चेहरे। उफ, क्या क्या वाकई डॉक्टर, मेरे चेहरे पर, मेरी अभिव्यक्ति में केवल फ्रस्ट्रेशन ही झलकता है। आपके इस रिमार्क का कोई जवाब नहीं कि फ्रस्ट्रेशन केवल नारी का है। ये नारी का है। ये नारी शब्द आप क्यों बोले? आप औरत बोल सकते थे, लड़की बोल सकते थे, पत्नी या प्रेमिका भी बोल सकते थे। जानता हूँ, नारी बोलकर आप मेरे शरीर की बुनियादी जरूरत पर हमला करना चाहते हैं, जबकि मैं आपको बतला चुका हूँ कि इन सब बातों के बारे में मेरे विचार क्या हैं। वह मैंने कहा था कि बाद में मैं किसी अफेयर के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा। मुझे याद नहीं, शायद मैं बोल गया हूँ, लेकिन किसी के बारे में कोई बात कहनी नहीं है मुझे। देखिए ना, जितने डॉक्टर से मैं अब तक मिला हूँ, अमूमन सभी ने उपदेश दिए हैं। वे अपने जख्म को मेंटेन करने का हो या कैविटी को खरोचकर उसे ही फ्री पैसेज बना देने का हो, लेकिन मैंने डॉक्टर की बात को आदर ही दिया है। जी, यह भी सही है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वे किसी पागल का भाषण लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ डॉक्टर कि मेरी उम्र के किसी भी युवक को ले आइए, उसे भी यही सब कष्ट है, और मैं जिधर सिर उठाकर देखता हूँ उधर ही जानलेवा घुटन या अनमनापन या उमेठन या आपने गुंथर ग्रास पढ़ा है? डॉग ईयर्स में सब लोग डिस्कशन करते हैं, तो ऑथर मिलर जरूर पढ़ा होगा उसमें। खैर, छोड़ देता हूँ उसे, लेकिन सॉल बेलो ने। ठीक है, मैं केवल डॉक्टरों की बात करूँगा। मैं आपको बोर करने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अपने केस को बहुत साफ साफ आपके सामने रखने के लिए इधर उधर के उदाहरण बटोर रहा था। तो अभी कल की बात है, मैं न्यूज़ वीक पढ़ रहा था। यह इस 23 अक्टूबर वाला अंक। उसमें ब्रोकन हार्ट्स का एक सर्वे है कि क्या किसी कारण से दिल टूट जाए तो आदमी मर जाता है। बड़ी बढ़िया रिपोर्ट है। उसमें लिखा है 6 दिल के टूटने से आदमी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंच जाता है कि वह किसी भी स्थिति का सामना कर ही नहीं पाता। उसे कहते हैं गिविंग अप कॉम्प्लेक्स। पहले आदमी हेल्पलेस होता है और फिर होपलेस हो जाता है
किसी पहिए में से हवा निकल जाने जैसा कॉम्प्लेक्स है यह। गए 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 और गए। वही हालत इस देश में भी तो है, लेकिन इसके बारे में सोचने का किसे वक्त है। घबराइए नहीं, मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करूँगा। वह मेरे लिए इतनी फिजूल है कि मैं उसके बारे में सोचकर समय खराब नहीं करना चाहता। आपने ठीक कहा कि बात अब पिन पॉइंट पर आई है। सच कहूँ डॉक्टर, मैंने अपने आप को अपने आप से बात करते पकड़ा है। बाकायदा मेरे होठ हिलते हैं, बोलने के साथ मेरे चेहरे पर रंग आते जाते हैं, और पागल खाने में लोग अपनी ही धुन में डूबे चाहे जो बोलते रहते हैं, वही मेरी हालत है। ये अपने आप से बोलना इतना भयंकर होता है कि कोई दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं होता। कोई घर आ जाए तो उसे घर से निकाल देने को मन होता है। मुश्किल यह है कि मैं क्या बात करता हूँ यह मैं जानता भी नहीं। ऐसा लगता है किसी को खत डिटेक्ट करवा रहा हूँ, या ऐसा लगता है किसी वकील के सामने जिरह चल रही है। ना, मैं कुछ लिख नहीं सकता सच्ची डॉक्टर। मेरे कमरे के कोने में लाइट बुझा देने के बाद एक अस्थि पंजर रोज आ खड़ा होता है। मुझे जब नींद नहीं आती तो वे नीचे का जबड़ा फैलाकर जमाइया लेता है। ऐसा लगता है उसके सिर पर एक गंदा गिद्ध बैठा है और वे कबूतर की तरह बोलता है। जरा देर में मेरा अपना कमरा इतना अधिक डरावना हो जाता है कि या तो मैं आंखों पर रुमाल रख लेता हूँ या हथेलियों से पसीना छूटता है। बोहों के ऊपर पानी तैराता है। जब भी कॉफ़ी पीता हूँ प्लेट से कप उठाता हूँ और एक गति से होठों तक पहुँचते पहुँचते वह बीच में लटक जाता है। मैं कॉफ़ी पी नहीं सकता, मैं कप को नीचे नहीं रख सकता, कप मेरे हाथ से छूटकर गिर भी नहीं सकता। मैं स्टिल हो जाता हूँ। लगता है कोई दहाड़ मारकर मेरी खिड़की के सीकचों से सिर फोड़ लेगा। वे कप हाथ में सदा का सदा रहता है। कोई चीज़ तड़ाक से टूटती है, मैं कॉफ़ी पी नहीं पाता। कई बार वैसी स्थिति में मैंने प्रार्थना तक की है कि ये कप मेरे हाथ से टूटकर गिर ही जाए, या कुछ हो तो कि गर्म कॉफ़ी छलक जाए और मेरे हाथ पैर जल जाएं, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं अपने आप से बोलने के लिए कितना कितना मना करता हूँ, लेकिन मैं चुप ही नहीं रहता। यह सन्नीपात ही हो सकता है। यह नाम मरते हुए आदमी के सत्य कथन पर पर्दा डालने के लिए बहाना है। सन्नीपात कहकर हम दुनिया के बड़े से बड़े सच को टाल जाते हैं। नहीं, मेरा कफ वात पित्त तीनों दुरुस्त हैं। जो खाओ सो मिट्टी, जो पियो सो पानी, जो पहना सो अर्थहीन। ये क्या है डॉक्टर? टाई की आधी बंधी हुई नोट, जूते के आधे बंधे हुए तस्मे, आधी गुथी हुई चोटी, पढ़ते पढ़ते छोड़ दी गई कहानी। डॉक्टर उठने नहीं दूंगा मैं। मेरी बात सुननी होगी पहले। अधर में लटका हुआ कॉफ़ी का प्याला मजाक नहीं है डॉक्टर, वह डेमोक्लिस की तलवार से भी भयंकर है। वह प्याला गिरेगा तो तुम्हारे सारे आवरण बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे हाथ पैर जल जाएंगे। गिरेगा वह, टूटोगे तुम। आप समझ रहे होंगे। अपने नजले का इलाज करवाने आपके पास आया हूँ। आप समझ रहे होंगे। उस कवि दोस्त की तरह मुझे नए सिरे से कोई लॉन्ग टर्म जिंदगी शुरू करनी है और चेकअप के लिए आया हूँ मैं आपके पास। यह मत सोचिए डॉक्टर कि मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आया हूँ। ये सब जो है, जो मैं कह रहा था, ये मैं जगह जगह देख रहा हूँ। मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में जो लड़की रहती है, उसके हाथ में कल शाम चाय का प्याला लटक गया। मेरे जितने दोस्त हैं उनके हाथ में ग्लास लटक जाते हैं। ये क्लाट है या खून पानी हो जाता है सहसा। ये रेडियो एक्टिविटी जैसे कोई चीज है। इसमें कुछ होता नहीं, कुछ होता है कि बस कुछ ऐसा होता है कि बस हाथ में जो चीज हो वे लटक जाती है। ये संक्रामक है, ये उड़ने वाली बीमारी है, या शायद बीमारी है ही नहीं और कुछ है। परेशान मत होइए, मुझे कोई उपचार नहीं चाहिए। ये बीमारी नहीं, मौत है। आप तो डॉक्टर हैं और जानते होंगे। कहते हैं जब मच्छरों की आवाज़ में सरगम सुनाई दे तो समझो कि मलेरिया फैलने वाला है। कहते हैं ना डॉक्टर कि जब सड़क पर कुत्ते कै करते हुए दिखाई दें तो समझो कि हैजा फैलने वाला है।
मैं इससे अधिक प्लेग के बारे में जानता हूँ। चूहे जब अपने बिल के सामने चलते चलते ही मर जाएं, तो लोग भागने लगते हैं कि प्लेग फैल गया। लोगों की बगलों में गिल्टियाँ उभर आती हैं और चूहे की मौत आदमी भी मरने लगता है। मुझे वही लग रहा है डॉक्टर, कहीं हम सब भी चूहे मच्छर ही तो नहीं हैं। जैसा कि हर डॉक्टर कहता है कि मैं मर रहा हूँ। अगर आप मुझे मरते देख रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? आज आप घर जाएं तो अपने लड़के को देखिए गौर से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को ही सही, अपनी बेटी को गौर से देखिए उसके स्थिर चेहरे पर क्या है। जब वे चाय पी रही हो उस समय केवल उसकी तरफ देखिए। अगर डॉक्टर उसके हाथ का प्याला हाथ में ही लटक जाए तो समझ लीजिए कि सारा आवा बिगड़ गया है। आप तो डॉक्टर हैं, एकदम प्रिकॉशन लेने चाहिए आपको कि ये महामारी आपको भी ना छू ले। आप सब स्वस्थ और संपन्न लोगों को शहर छोड़कर भागना चाहिए, क्योंकि ठीक यही कि इस क्योंकि के साथ कैसे मेरा हाथ जहाँ का तहाँ रह गया। अभी देखा ना आपने, यही तो लक्षण है। दुख इस बात का नहीं है कि हर चीज को सहे जा रहे हैं। कान का जख्म हो या पिता की जिद हो या दम घोटू दीवारों के बीच में अपना मरघिल्ला अस्तित्व हो, सबको मेंटेन कर रहे हैं। दांत की कैविटी हो या वैसे ही गुफानुमा पत्नी हो या उसकी तरह के खाली दिमाग वाला मंगेतर हो, सबके लिए रास्ते खुले हैं। टेकी काजिया का नाजुक दर्द हो या ब्रोकन हार्ट्स या अकेले बिस्तर पर अकेली रात हो, सब में नट विद्या। हाय कितने सफल नट हैं हम। अपने आप पर प्यार आता है डॉक्टर। आपको खुशी होनी चाहिए कि ददीची की तरह हम अपनी हड्डियां क्या, अपना गोश्त भी दे सकते हैं। पुरु की तरह हम अपनी जवानी दे सकते हैं। अपनी बेटी से अगर आप कहेंगे कि इस अस्पताल के कंपाउंडर से शादी कर लो तो वह मना नहीं करेगी। और तो और वह शादी के समय प्रसन्न भी दिखाई देगी और उसके एक आध साल बाद हाथ में लटका हुआ प्याला लिए मर जाएगी। तब भी वह मुस्कुराते हुए ही मरेगी, क्योंकि ये नट विद्या है। मेंटेन करने के गुर हैं, गुर। यस डॉक्टर, आई नो यू वेरी वेल एंड योर कमिटमेंट फॉर द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमन रेस। नहीं, ये अंग्रेजी तो इसलिए बोलने लगा कि बात जरा आपके गले उतर जाए। वैसे अंग्रेजी छाटने का कोई रोग नहीं है मुझे। तो ठीक है, आपको समय नहीं है और कुछ सुनने का, तो मुझे भी समय नहीं है आप जैसे आदमी के सामने और कुछ बोलने का। लेकिन याद रखिए, देख रहा हूँ कि आप जोर से मुस्कुराने लगे हैं। जी डॉक्टर, आपकी मुस्कान देख रहा हूँ। आपके प्रति आभारी हूँ। आपके विज्ञान को जानता हूँ कि आप मुझे उठाकर लेबोरेटरी में किसी जगह रख देंगे, क्योंकि आपको इस संक्रामक की सीरीज बनानी है। आपकी रुचि हाथ में लटके हुए प्याले के बैक्टीरिया में है। आपकी रुचि मेरे आत्म प्रलाप के वायरस में है। आपकी रुचि मेरे एकटक किसी भी तरह देखते चेहरे पर रेंगने वाले कीड़ों में है। आप जरूर टीका इजाद करेंगे और उस टीके से WHO के शब्दों में निश्चित ही सारी मानवता की रक्षा कर सकेंगे। आप डॉक्टर टीवी सील्स की तरह हमारी बीमारी की भी 10 पैसे वाली सील्ज चलवाना, उस पर हमारे मरगिले चेहरे बना देना। वैसे आपको क्या, मुझे भी विश्वास है कि यह बीमारी भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। प्लेग जैसी बीमारी का नामो निशान नहीं रहा तो ये बगैर नामो निशान वाली बीमारी क्या दम मारेगी? ना, नाक पर रुमाल मत रखिए। ये कीड़े ट्यूबरक्लोसिस की तरह सांसों से नहीं बिखरते। हो सके तो आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, क्योंकि अगर मुझे लगातार देखते रहे तो ज़रूर बीमार हो जाएंगे। जी नहीं, पसीना ही है यह तो ऐसे ही आंखें पोंछ ली। वैसे हम क्या रोएंगे डॉक्टर? कहीं चूहे और मच्छर भी रोते हैं? वे या तो जन्म लेते हैं या मरते हैं। ना डॉक्टर, बात कह चुका हूँ। वैसे इस कहने का कोई अंत नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि राष्ट्र में गीत का रिकॉर्ड यहाँ रखवा लीजिए। बात समाप्त होने पर जनगण मन सुन समाप्ति का बोध होता है। मरने पर भी नेशनल एंथम अच्छी लगती है ना? कैसा सुकून आ जाता है। चलो खत्म हुआ, या पाप कटा, या छुट्टी हुई। जय है, लेकिन आज मैं 3 बार जय नहीं बोल सकूंगा। मेरी ओर से आप बोल दीजिए डॉक्टर।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।